हाँ, ठीक है। तो आज हम लोग पॉवर्टी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस पे आप लोग का अभी तक कोई टॉपिक आया नहीं है हमारे चैनल पे, तो हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। और इधर एसडीजी का रिपोर्ट वगैरह भी आया है, तो ये भी हमारे लिए काफी यूजफुल होगा, क्योंकि कई सारे फैक्ट और डाटा हमको इसमें मिल जाएंगे। तो गरीबी हम लोग आज जो देखेंगे, इस टॉपिक के बाद हम लोग का कुछ ही टॉपिक बचेगा। तो गरीबी या पॉवर्टी जो भी आप कहते हैं, इससे आपका क्या मतलब है, कैसे समझते हैं आप लोग गरीबी को? कोई बताएंगे गरीबी क्या होता है? सर, एक व्यक्ति जीवन यापन के लिए जब अपना बुनियादी जरूरत को पूरा करने में असमर्थ होता है, हम्म। जैसे कि भोजन, कपड़ा, मकान, तो वो गरीबी में और कोई? सर, सूचना के अनुसार सर $1.9 प्रतिदिन से कम खर्च करने वाले लोग को वो गरीबी कंसीडर करता है। और ऐसे अगर परिभाषा $1.9। देखा जाए तो जो बेसिक नीड है वो पूरा नहीं कर पाने वाले लोग $1.9 लेता है इंडिया, या अभी इंडिया $1.9 नहीं लेता है, कुछ और लेता है? नहीं, भारत में सर $1 है। और $1 है? हम लोग एसडीजी वाले 1.1। चैप्टर में आपको बताए थे, एसडीजी वाले वीडियो में, फिर से याद कीजिए। $1 है कि $1.25? इसको क्रॉस चेक कीजिएगा फिर से। $1.25। ठीक है सर। हाँ, ठीक है। तो कुछ परिभाषा हम लोग देख लेते हैं गरीबी की। तो समाजशास्त्री हैं गिलिन साहब। गिलिन और गिलिन दो अलग अलग हैं। गिलिन और गिलिन कहते हैं कि निर्धनता जीवन की वह दशा है जिसमें व्यक्ति या तो अपने अपर्याप्त आय के कारण, अपर्याप्त आय मतलब जितना इनकम जनरेट होना चाहिए उससे कम जनरेट हो रहा है, इनएडेक्वेट इनकम, या विवेकहीन व्यय के कारण, ये दोनों स्थिति में गरीबी आ सकती है, ठीक है। या तो आय अपर्याप्त है, जितना उसको कमाना चाहिए, मान लीजिए उसके महीने का खर्चा मिनिमम 25,000 रुपीज है और उसकी इनकम है 15,000 रुपीज, तब भी वो गड़बड़ हो जाएगा। और यदि वो 15,000 रुपये ही कमा रहा है, अगर वो उसको 12,000 में एडजस्ट कर ले तो अच्छी बात है। अगर वो खर्चा रखता है 25,000 रुपया, तब भी स्थिति गड़बड़ हो। इसीलिए दोनों स्थिति है, अपर्याप्त आय हो या विवेकहीन व्यय हो, उसके कारण जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता है जिससे कि उसकी शारीरिक मानसिक दक्षता बनी रहे। अब विवेकहीन व्यय का कई कारण, मान लीजिए कोई शराब पीने का लत हो गया, तो वो जो आय है उसका बहुत सारा हिस्सा शराब में व्यतीत खर्च कर सकता है, तो इससे क्या होगा कि वो विवेकहीन व्यय होगा। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो शारीरिक और मानसिक दक्षता है, इफिशियंसी है, वो वैसी नहीं बनी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति गरीब रहेगा, न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले सकता है, कई तरह की बातें होंगी, तो क्या होगा फिर? वो शारीरिक रूप से कमजोर होगा। साथ ही गरीबी क्या है, उसको धीरे धीरे डिप्रेस करेगी। कई तरह की जो है सो अशांति, कलह, घर में भी अपने घर वालों के साथ भी उसका जो है सो सही संबंध नहीं रहेगा, पड़ोस के साथ संबंध नहीं रहेगा। तो मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की जो है उसकी एफिशिएंसी है वो घटेगी, तथा जो उसे और उसके स्वाभाविक आश्रितों को उस समाज के मानकों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने के लायक बनाए रखे, जिसका कि वह सदस्य। और जो भी हमारा डिपेंडेंट्स है या हम है, तो हमारा समाज का एक स्टैंडर्ड होता है लिविंग का, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब मान लीजिए कई सारे हमारे यहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, वहां पर क्या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो सोसाइटी का इतना कम है कि बहुत मिनिमम आय में भी वो मजे से रहते। अब कोई बहुत अच्छा हाई फाई सोसाइटी, फैमिली जिसको आप लोग कहते हैं, अब ये अलग डिस्कशन का विषय है कि कौन सही है कौन गलत। लेकिन जो उच्च खर्चीला समाज है, वहां पर अगर कोई है, उसको अगर हमारे जैसा सरकारी ऑफिसर भी वहां रहे तो गरीबी महसूस करेगा। 70,000 80,000 रुपये में उसका कुछ होने वाला है नहीं। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन सोसाइटी। लेकिन जिस समाज में भी वह रह रहा है, उस समाज के अनुसार जो मानक है, उसमें वो अगर सही तरीके से अपने और अपने अस्तित्व को रख पाता है तो ठीक, अदरवाइज नहीं तो उसको हम गरीब कहेंगे, एक ब्रॉड टर्म में ग्लीन और। फिर गोगार्ड साहब क्या कहते हैं कि निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति की दशा है जिनकी व्यक्ति को अपने और अपने आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक। अब यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, शारीरिक और मानसिक दक्षता की बात करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं गरीबी इन चीजों को प्रभावित करती है। और यहाँ भी कहता है अपने और अपने आश्रित के स्वास्थ्य और शक्ति, यानी कि यहाँ भी है कि आपका स्किल, सॉरी, आपका जो हेल्थ है वो बेटर रहे, शारीरिक क्षमता जो है आपकी बनी रहे, आप शक्तिवान रहे, ऊर्जावान रहे, ताकि आप कार्य को भी निष्पादित कर सके। तो गरीबी उसको प्रभावित करती है। वीवर साहब क्या कहते हैं, पॉवर्टी में भी डिफाइंड एज द प्लान ऑफ लिविंग दैट डज नॉट प्रोवाइड फॉर हेल्थ एंड फिजिकल इफिशियंसी। ठीक, अगर किसी व्यक्ति का हेल्थ या फिजिकल इफिशियंसी वो प्रोवाइड नहीं करा सकता है तो वो पॉवर्टी में आ जाएगा, अगर उसके इस तरह का जीवन जीने का तरीका है। लगता है कोई जुड़ना चाह रहे हैं क्या? तो ये तीन अलग अलग परिभाषाओं से हम लोगों ने देखा कि गरीबी जो है सो हम किसको कहेंगे। सीधी सीधी बात है कि हाँ, जो परिभाषा है गिलिन और गिलिन या फिर गोडार्ड का, जीएस में लिख सकते हैं क्या इकोनॉमी में? किसमें लिख सकते हैं? जीएस के इकोनॉमी में। ये हाँ, क्यों नहीं लिख सकते इकोनॉमी में? जो परिभाषाएं होती है वो सर्वमान्य होती। किसी भी विषय पर किसी भी शब्द को अगर किसी ने परिभाषित किया तो वो सर्वमान्य परिभाषा होता है, ठीक है। वो समाजशास्त्री कर देते हैं। अगर कोई इकोनॉमिस्ट का परिभाषा अगर आप रखें तो वो ज्यादा बेहतर है। मान लीजिए एडम स्मिथ ने कहीं गरीबी को डिफाइन किया तो ठीक है, वो ज्यादा बेहतर माना जाएगा, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स के एंगल से उसमें उन बातों को रखेंगे। ये समाजशास्त्र के एंगल से रखते हैं, ठीक है। लेकिन परिभाषाएं सर्वमान्य होती हैं, आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यह थी मात्रा का अंतर होगा कि कौन ज्यादा बेहतर हो, कौन कम बेहतर। अब इन सारे परिभाषाओं को देखें तो कई सारे तत्व गरीबी में निकल के आते कि निर्धनता जो है वो एक मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है।
यानी कि निर्धनता मतलब मानसिक स्थिति की निर्धनता की बात हम नहीं करते हैं। मानसिक गरीबी का नैतिक मूल्य होता है। आदमी विचारों से अगर गरीब हो तो वो एक अलग वैल्यू हुआ। लेकिन यहाँ जिस गरीबी की हम बात करते हैं समाजशास्त्र में, या हम इस एलएसडब्ल्यू सब्जेक्ट में जिस पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, या इकोनॉमिक्स में जिस पॉवर्टी की बात करते हैं, वो सब जो है आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, जिसमें संबंधित समाज के मानकों के अनुसार व्यक्ति और उसके परिवार के आश्रित सदस्यों की अनिवार्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पाती। और मैंने बताया कि समाज में अलग अलग प्रकार के आवश्यकताएं होंगी, खर्च होंगे। डिपेंड करता है, एक ही समाज में एक व्यक्ति अमीर हो जाएगा, दूसरे समाज में वही व्यक्ति गरीब हो सकता है लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो जिस समाज में वो है, जिससे जुड़ा हुआ है, जहां वो रहता है और सारी आवश्यकताओं की अपनी पूर्ति करता है, वहां वह और उसके परिवार के जो सदस्य हैं, अगर वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि वो गरीब। अब मान लीजिए कि अपने यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि त्योहारों में भी नया कपड़ा नहीं पहन पाए, त्योहारों में भी अच्छा खाना नहीं खा पाए, तो आपके मन में एक विचार आ जाता है कि वो गरीब। लेकिन अगर किसी जगह ऐसे त्योहारों का कोई परंपरा ना हो तो फिर उस जगह उतना ही कमाने वाला व्यक्ति हो सकता है कि अच्छी स्थिति में रहे। अपने यहाँ कई तरह के रिचुअल्स हैं, उसमें भी खर्च होता है, आगे हम लोग जानेंगे कॉज ऑफ पॉवर्टी में। तो ये सारी बातें जो है सो सोसाइटी पर भी निर्भर है। निर्धनता का जो निर्धारण है जीवन स्तर के प्रचलित मानकों के आधार पर किया जाता है, और यह मानक समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। जैसे अपने देश के लिए अगर मैंने कहा कि अब $1.25 अभी हम लोग लेते हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए $1.90 जो बता रहे थे, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए $1.90 से स्टार्ट डिपेंड करता है। अब अमेरिका की गरीबी की बात करें, इंडिया की गरीबी की बात करें और सोमालिया की गरीबी की बात करें, तो हर जगह की गरीबी का जो तुलना होगा उसमें जो वो लाइन होगा, वो मानक होगा, वो आधार होगा, वो बदल जाएगा। वो देश के हिसाब से, काल के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से बदलता है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों के लिए जो हमेशा ये निम्न होता है, क्योंकि वहां पे अभी विकास हो ही रहा है, सभी लोग डेवलप नहीं किए। केवल व्यक्ति की आय की मात्रा से ही निर्धनता को व्यक्त करना जो है केवल व्यक्ति की आय की मात्रा से ही निर्धनता को व्यक्त करना, क्योंकि इसमें परिवार के आकार में भी नेताओं विवेक, अरे यहाँ कुछ टाइपिंग एरर हो गया, इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ, ये टाइपो एरर है, एक मिनट। उसमें था कि जो गरीबी है, आपको वो केवल व्यक्ति के आय के आधार पर ही हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, बल्कि मान लीजिए अगर सपोज करिए कि हम अकेले हैं, सिंगल पर्सन है, तो हमारे लिए क्या है कि अगर 10,000 रुपये महीना ही अकेले कमा रहे हैं तो हमारे लिए हम अमीर हो जाएंगे, क्योंकि हमको 10,000 रुपये से ज्यादा का हो सकता है नीड ना हो, उतना ही हमारे लिए सफिशियंट हो। लेकिन अगर हमने अपना एक परिवार रखा है, बीवी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए वही इनकम हमको गरीबी की अवस्था में ला देगा। तो ये डिपेंड करता है उसके फैमिली का कैसा साइज है, वो किस तरह की परिस्थितियों में रहता है, कई सारी बातों पर। केवल व्यक्तिगत आय से हम गरीबी को निर्धारित नहीं कर सकते। उसके बाद जो है ये गरीबी जो निर्धनता होता है वो सापेक्ष होता है, ठीक है। सापेक्ष होता है कहने का मतलब कि अगर हम बात करें, अगर एक आदमी 50,000 रुपये महीने कमा रहा है और एक आदमी 1,00,000 रुपया महीना कमा रहा है, तो हो सकता है कि ये 1,00,000 वाले से 50,000 वाला आपको गरीब दिख रहा हो, लेकिन अगर कहीं कोई 5,00,000 रुपया महीना कमा रहा है तो उसके तुलना में ये गरीब हो गया। तो यहाँ पे ये सापेक्ष होता है, मतलब रिलेटिव समझते हैं ना, कंपैरिजन करेंगे हम यहाँ पे। कौन, अब अंबानी की तुलना करेंगे हम, तो अंबानी की तुलना में जो है सो जो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पर आए होंगे, लक्ष्मी मित्तल है कोई है, वो अंबानी की तुलना में गरीब है, लेकिन हमारी तुलना में तो कई गुना अमीर है। तो इसीलिए कोई व्यक्ति को निर्धन इसलिए कहा जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उससे अधिक संपन्न है। अब सब कोई मान लीजिए कि एक मिनिमम लेवल पर ही रहे, तो फिर उसमें कौन गरीब और कौन अमीर। जैसे मैंने बताया कई सारे हमारे समाज में ऐसे सोसाइटी है जहाँ सब कोई एक लेवल पर है, तो उसमें कोई अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं प्रीफर करता है, वहाँ सब कोई एक लेवल पर है। लेकिन कहीं पे अगर किसी का इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छा हो जाए, किसी का कम रहे, तो वहाँ पे एक रिलेटिव टर्म बनता है कि हाँ ये ज्यादा बेहतर स्थिति में, ये कम बेहतर स्थिति में, तो ये अमीर है। ये तो अमीरी और गरीबी जो है वो एक निरपेक्ष सापेक्ष टर्म है, निरपेक्ष टर्म नहीं है। कोई एक वैल्यू नहीं है कि 50 लाख रुपया तक जिसके पास बैंक बैलेंस है वो अमीर हो जाएगा और 50 लाख से नीचे है तो गरीब हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। जिसके पास 10 लाख है वो अमीर है, और जिसके पास 50 लाख हो गया तो वो 10 लाख वाला उसके नीचे गरीब। कहने का मतलब ये रिलेटिव टर्म में देखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं आपका गरीबी से जुड़ा हुआ। अब जो गरीबी होता है, मैंने अभी आपको बताया कि एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव पॉवर्टी। गरीबी तो रिलेटिव ही होती है, लेकिन कुछ टर्मों में इसको हम लोग एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफाइन करते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब पूर्ण रूप से गरीबी। इट रिफर्स टू दोज हुज इनकम फॉल्स बिलो ए लाइन सेट बाय द गिवन कंट्री। जैसे अपने यहाँ मैंने बताया कि $1.25 आप लेते हैं, तो $1.25 के लाइन से नीचे जितने भी लोग हैं वो आपको गरीब की रेखा में माने, ठीक है। अगर उससे वो ज्यादा इनकम करते हैं तो उसके बाद वो गरीब नहीं माने जाएंगे। तो उसको हम लोग इसीलिए कहते हैं BPL, बिलो पॉवर्टी
लाइन, और दस लाइन जो है वो डिफाइन करता है हर एक कंट्री अपने अपने इनकम के हिसाब से। बिलो दिस लाइन पीपल आर अनएबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स फॉर फूड, वाटर एंड शेल्टर। अब उस कंट्री के लिए अपने यहाँ मान लीजिए कि एक पाव रोटी हो सकता है कि 20 रुपए में आ जाता है। अब वही एक पाव रोटी का कीमत अमेरिका में $1 हो सकता है। तो अब $1 मतलब कि अपने यहाँ का 3 गुना 3.5 गुना हो गया, 70-80 रुपए के रेंज में, 75 रुपए के रेंज में चला गया। तो कहने का मतलब कि अपने यहाँ का जो फूड, वाटर, शेल्टर, इन सब की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए, और एक परिवार का मानक, और आपने देखा होगा कि मैंने बताया भी था आपको, मिनिमम वेज एक्ट में जो नया आया है आपको कोड ऑन वेज, उसमें क्लियर किया है कि भाई एक परिवार हम किसको मानेंगे। तो इसमें 4 लोगों की पूरी एक यूनिट मानी गई है, जिसमें कि एक कमाने वाला होगा, एक उसकी वाइफ होगी और 2 बच्चे होंगे, और इन सबको मिला के 3 आदमी का यूनिट बनाया गया। तो इस तरह के यूनिट है, उसको नीड्स जो भी है फूड का, वाटर का, शेल्टर का, वो सारा नीड्स को पूरा करने के लिए कितना मिनिमम उसको कमाना होगा पर डे, उसके आधार पर हम निकालते हैं। और अगर उससे वो कम कमा रहा है तो वो पॉवर्टी में, गरीबी में जाएगा। दे आल्सो हैव नो एक्सेस टू सोशल सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड, और जो इस तरह के लोग होते हैं चूंकि उनके पास खुद की अपनी सेविंग नहीं है, सरकार की अगर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्कीम्स वगैरह उनको मिल जाए तो बेहतर, ना मिले तो फिर ना कोई हेल्थ स्कीम होगी, ना उसके पास, ना एजुकेशन की फैसिलिटी होगी, और वो इस चक्र में फंसे रहे। अब दूसरा है कि रिलेटिव पॉवर्टी। तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी हो गया कि हमने एक बेंचमार्क फिक्स कर दिया $1.25। तो $1.25 के जो ऊपर है, ठीक है, वो एपीएल हो गया, एवर पॉवर्टी लाइन, और जो नीचे वो हो गया बीपीएल, एक बेंचमार्क के आधार पर हमने। और जो रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी, उसको कहते हैं, रिफर्स टू द पीपल हुज टोटल इनकम्स आर लेस देन द सर्टेन परसेंटेज, टिपिकली 50% ऑफ द कंट्रीज मीडियन इनकम। अब यहाँ पे ये रिलेटिव पॉवर्टी हो गया कि भाई कंट्री का, सपोज कीजिए पूरे कंट्री में 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और पूरे कंट्री का इनकम है 5,000 रुपए, तो पर व्यक्ति कितना हो गया, मान लीजिए 50,000 रुपया, तो पर व्यक्ति कितना इनकम हो गया, 500 रुपया हुआ ना, पर पर्सन जो है 500 रुपए का इनकम हो गया। अब 500 रुपया एक व्यक्ति कमा रहा है, ये इसका औसत हो गया। अब इस औसत से जितने लोग नीचे हैं तो वो जो है सो उनको पॉवर्टी लाइन से नीचे मानेंगे, पॉवर्टी गरीबी, रिलेटिवली पॉवर्टी में रखेंगे, सापेक्ष गरीबी, और जो इससे ऊपर है वो सापेक्ष गरीबी के से ऊपर रहेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी में नहीं माने। तो इसीलिए कह रहा है रिफर्स टू द पीपल whose total income are less than the certain percent, typically 50% of the country's median income। तो जो हमारा मीडियन, अच्छा मीन मोड मीडियन, आप लोग 3 टर्म होता है यहाँ पे, तो अभी हम उतना डिटेल नहीं करेंगे। मीन मोड और मीडियन, ये आपने सुना होगा टर्म कि कैसे निकालते हैं। मीन को तो हम लोग एवरेज करके निकालते हैं, इसका वैल्यू होता है एफ एक्स बाई टोटल एफ करके। मोड का निकालने का मैक्सिमम वैल्यू जो आ रहा है, मीडियन निकालने का अपना एक तरीका है। तो मीडियन वैल्यू जो भी आएगा उसका, मान लीजिए मिस्टर ए का सर्टेन वैल्यू है इनकम, मिस्टर बी का सर्टेन है, मिस्टर सी का सर्टेन है, फिर उसके बाद हम उसका उस फॉर्मूला पे सेट करते हैं, उसका 50% से यदि कम है तो उसको रिलेटिव पॉवर्टी मानते हैं। बिकॉज द मीडियन इनकम्स आर वेरी एज ए रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, द लाइन ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी कैन चेंज। और ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है उसमें लाइन फिक्स है 1.25। अब 1.25 से जो ऊपर है वो सही है, एपीएल है, नीचे है बीपीएल है। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी में चूंकि मीडियन वैल्यू लेते हैं तो इसको हम लोग मीडियन को कहते हैं माध्यिका हिंदी में। तो ये मीडियन वैल्यू जो है वो बदलते रहेगा, डिपेंड करता है इनकम के आधार पर। तो इसीलिए ये वैल्यू रिलेटिव पॉवर्टी का जो लाइन बनेगा वो हमेशा चेंज। क्लियर है? किसी का कंफ्यूजन है तो बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड। अब निर्धनता के कारण, तो ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, आप जानते हैं बहुत सारी बातों को, बस इसमें आपको आंकड़ों को जोड़ लेना चाहिए। अब जैसे कि आप आंसर लिखेंगे, आपको पूछता है निर्धनता का क्या कारण है, तो आप लिखेंगे जनसंख्या बोझ, एक पॉइंट लिखते हैं आप लोग। लेकिन आप जब जनसंख्या बोझ लिखेंगे तो फिर कुछ फैक्ट्स भी दीजिए उसके साथ। केवल जनसंख्या बढ़ने के चलते लोगों को जो है सो बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, रोजगार नहीं मिलता है, गरीबी बढ़ जाती है, सुविधाएं नहीं मिल पाती है, संसाधन पर बोझ बढ़ जाता है, सारा बात तो आप लिखेंगे। लेकिन अगर उसके साथ आप थोड़ा फैक्ट के हिसाब से लेके चलेंगे, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं कुछ पॉइंट आपको रखता हूँ। 2011 में जनसंख्या था 121 करोड़ लगभग, और 2019 में अनुमानित है वर्ल्ड बैंक का 136 करोड़। तो 2011 से अभी 2021 का जनगणना हो नहीं पाया है, अब जब होगा तो हम लोग को फिगर उसका मिलेगा। तो 2011 से 2019 तक, यानी कि इन पूरे 8 सालों में जो जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है वो कितनी हुई है? करीब 15 करोड़। तो 15 करोड़ लोग जो है सो इसमें हमारे रिसोर्सेज पर और भी जुड़ गए। परसेंटेज के हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं, और फिर आप इसका तुलना परसेंटेज ऑफ ग्रोथ से भी कर सकते हैं कि 2011 में हमारा जो जीडीपी था वो कितना था, ठीक, और 2019 में हमारा जीडीपी कितना है, वो कितना है, और इसमें कितना परसेंट से ग्रोथ हुआ। सपोज कीजिए इसमें जीडीपी हमारा पता चला कई बार तो माइनस में ही चला गया। इसमें हो सकता है कि जीडीपी अगर 4% या 5% से ग्रो किया, यहाँ पर हो सकता है 7% से ग्रो किया, या हो सकता है माइनस में किया, जैसा स्थिति हो। तो
इसको तुलना करके आप दिखा सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितना प्रतिशत से बढ़ रहा है, जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको भी मापे वो कितना प्रतिशत से बढ़ रहा है। तो इसके चलते क्या होगा, जनसंख्या जिस रेट से बढ़ रहा है उस रेट से हमारा आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमारा जनसंख्या जो है एक बोझ के रूप में हमारे ऊपर आते जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। क्लियर हुआ कैसे डाटा को यूज करेंगे, समझ रहे हैं बात को आप लोग? हाँ। सर इसमें 10 की वृद्धि और वार्षिक वृद्धि प्रतिशत भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, जहां से भी आप कंपेयर कर दीजिए कि देखिए जनसंख्या बढ़ रहा है इस रेट से, इकोनॉमिक्स बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है इस रेट से, और निश्चित रूप से जनसंख्या का रेट आपको ज्यादा मिलेगा। तो इस स्थिति में जो है पॉवर्टी आना नेसेसरी। दूसरा पॉइंट जो एक सबसे इंपॉर्टेंट उभर के आता है, संपत्ति का समान वितरण नहीं होना। ठीक है, संपत्ति का समान वितरण नहीं होना, यानी कि जो प्रॉपर्टी है, जितनी भी रिसोर्सेज है, उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब इसको हम लोग कई तरीके से नापते हैं। एक तो पर कैपिटा इनकम देखते हैं। अब जैसे पर कैपिटा इनकम सपोज कीजिए कंट्री का 10,000 रुपया निकलता है या 50,000 रुपया निकलता है, तो 50,000 रुपया हर कोई तो कमा नहीं रहा है, तो जो ज्यादा पैसा इकट्ठा किए हुए वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है पर कैपिटा इनकम में, और पैसा इधर लोग जो कमा रहे हैं वो कम है, तो ये असमानता हो जाती है। इसको फिर से समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि कोई 4 आदमी का मैं एग्जांपल लेता हूं। एक आदमी का वेतन है 1,000 रुपया, एक आदमी का 5,000 रुपया, एक आदमी का 10,000 रुपया, और एक आदमी का मान के चलिए कि 1,00,000 रुपया है। ठीक है, तो एक आदमी का 1,00,000 रुपया, तो अब टोटल वेतन अगर हम जोड़ेंगे तो 1,10,000 5 15,000 1,16,000 रुपया हुआ। ठीक है, और इसको 4 से भागा देंगे, तो 4 से भागा देंगे तो करीब 29,000 रुपया हुआ पर कैपिटा इनकम, यानी एक व्यक्ति 29,000 रुपया कमा रहा है। लेकिन ये तीनों के तीनों व्यक्ति कितना कमा रहा है, जितना पर कैपिटा इनकम है उसका 1/3 कमा रहा है, यानी 75% पॉपुलेशन, अगर हम 4 की बात कर रहे हैं, तो वो पर कैपिटा इनकम का भी 1/3 ही कमा रहा है। लेकिन पर कैपिटा इनकम देश की क्या दिखा रहे हैं आप, 29,000 रुपए। तो हो क्या गया कि ये जो ज्यादा कमाने वाला था, इसका जब इनकम हमने जोड़ दिया तो शिफ्ट कर गया वो एवरेज। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए इंडिया पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज्ड 5 टाइम, 5 गुना पर कैपिटा इनकम बढ़ गया बिटवीन 2000 टू 2019। 2000 से 2019 के बीच में इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है वो करीब 5 गुना बढ़ गया। और जो आपका उसका इनकम था 2019 में और 2000 में, तो 2000 में $443 था, 2019 में $2,000। ठीक है, तो इसी को मतलब आप ऐसे समझिए कि 2000 में यदि मान लीजिए कोई 100 रुपया कमा रहा था पर कैपिटा एक आदमी, तो आप 2019 में आकर के लगभग वो 5 गुना देख रहे हैं, 443 और 2014 डिवाइड करेंगे तो लगभग उस रेशियो में आ जाए, 5 गुना बढ़ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक आदमी का जो वेतन था या इनकम था वो सबका 5 गुना बढ़ गया। यानी 2000 में यदि कोई व्यक्ति 500 रुपया कमा रहा था, तो नेशनल इनकम के हिसाब से अब उसका वेतन 2,500 रुपया हो चुका है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति 500 रुपया वाला 2,500 पे पहुंच गया। कोई ऐसा था जिसने बहुत ज्यादा अर्न कर लिया और उसने इस एवरेज को बढ़ा दिया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में बताया। तो दिस डज नॉट मीन द इनकम ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज। टॉप 1% ऑफ इंडिया अर्न 21% ऑफ टोटल कंट्री। अब देखिए, आप ये तो लिख देते हैं पॉइंट में अपने की निर्धनता का कारण है संपत्ति का समान वितरण नहीं होना, लेकिन संपत्ति का समान वितरण नहीं होना एग्जाम्पल दीजिए कैसे। तो यहां पर देखिए कि इंडिया का 21% जो संपत्ति है, टॉप अर्न 21% ऑफ टोटल कंट्रीज इनकम, वो टॉप 1% के लोग जो हैं, जितना भी वर्किंग ग्रुप के लोग हैं उसके 1% जो है वो 21% संपत्ति पे अधिकार जमा ली, और वो 2090 में करीब 11%। इस आंकड़ा को आपने समझा कि नहीं समझा? जैसे कि मान लीजिए 100 लोग कमाने वाले हैं, 100% मान के चलिए, तो उसमें एक व्यक्ति जो है 1%, वो 21% पूरा का पूरा पैसा रखे हुए है। बाकी का जो आपका 79% बचा, उसमें 99% लोग हैं। फिर इसमें तोड़ेंगे तो पता चलेगा कि टॉप 20% के पास लगभग 80% इनकम आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है टॉप 10% के पास जो है लगभग 80% इनकम आ जाता है। ऊपर में से 10% लोग जो हैं वही लगभग 80% पूरा का पूरा पैसा रखे हुए हैं। बाकी 90% लोगों के पास मात्र 20% इनकम का बंटवारा हो। अब आप इसको शायद इमेजिन कर पाए कि ये इनइक्वालिटी कितनी बड़ी है। समझ पा रहे हैं इस बात को? अब कोई अपने शब्द में बताइए कि आप इसको क्या समझ पा रहे हैं, ताकि मैं समझूं कि आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं आप तक पहुंचा कि नहीं। तो जैसे अब ऑक्सफैम का भी एक रिपोर्ट आया था ये संपत्ति की असमानता को लेकर के, कि दुनिया के जो 1% लोग हैं उनके पास पूरी संपत्ति का 70% जो है उनके हाथ में है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। 20% जो संपत्ति है वो 99% लोगों ये हमने पूरे वर्ल्ड का डाटा नहीं लिया, हम लोग इंडिया से कंसर्न रख रहे हैं, तो इंडिया का ही डाटा मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो इंडिया का डाटा में मतलब कि 10% आदमी 80% पैसा रखे हुए हैं, 20% पैसा में बाकी 90% आदमी को बंटवारा है। तो सोच लीजिए कि
कितना इनइक्वालिटी है संपत्ति का वितरण। इसी इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए हम लोग वेज का कॉन्सेप्ट लाते हैं, पेमेंट ऑफ वेज, मिनिमम वेज और खास करके बोनस का कॉन्सेप्ट, ताकि हम पैसा का संकेंद्रण न होने दें एम्प्लॉयर्स के पास। लेकिन हो रहा है, फिर भी पॉलिसी ऐसी है, चाहे जो भी रीजन। टॉप 10% earned 56% of the country's total income in 2019 and the bottom 10% earned only 3.5%, 3.5%. Wealth distribution tells a similar story. The richest 10% Indian owned 80.7% of the wealth in 2019. ये जो है सो रिपोर्ट है डाउन टू अर्थ ऑर्गेनाइजेशन का, व्हाई इनइक्वालिटी इन इंडियाज वर्स्ट इनेमी। तो ये रिपोर्ट का लिंक मैंने दे दिया यहाँ पे, अगर किसी को देखना हो तो वहां से डिटेल देख सकते। कहने का मतलब सबके अपने अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन जो भी हैं ये आंकड़े बताते हैं कि संपत्ति का जो वितरण है वो समान रूप से नहीं हो रहा है। बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, और ऐसे में क्या होता है कि जिसके पास नहीं है वो धीरे धीरे और गरीब ही होता जा रहा है, क्योंकि उसके पास संपत्ति का यदि संकेंद्रण या संपत्ति का फ्लो उसके पास नहीं पहुंच रहा है, तो वो कुछ नया बिजनेस नहीं कर सकता है, कुछ नए सोच नहीं रख सकता है, अपने आप को लाइफ को एक्सपेंड नहीं कर सकता है। तो इससे क्या होगा, वो निर्धनता की दुष्चक्र में फंसता चला है। तो जब भी आप ये पॉइंट सब लिखते हैं, जनसंख्या बोझ, संपत्ति का समान वितरण नहीं होना, या आगे जो भी पॉइंट होता है, इससे रिलेटेड कुछ आंकड़े जरूर उसमें इनपुट डाल, ठीक है। उसके बाद कृषि पर निर्भरता, ये भी एक रीजन माना जाता है कि क्यों हम लोग जो है सो निर्धनता की ओर बढ़ रहे हैं। और ये सही बात है कि जो हमारा शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज 19.9%, 2020-21 का ये आंकड़ा है कि लगभग 20% हम जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 2019-20 में ये करीब 17.8% था। और पॉपुलेशन कितना है, 50% इन्वॉल्व है, यानी 50% व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है, 20% पैसा कमा रहा है। मान लीजिए 100 रुपया पूरा देश कमा रहा है, तो 20 रुपया कमाने में 50 आदमी को लगना पड़ रहा है, 50 आदमी मिल करके फिर 80 रुपया कमा रहा है, ठीक है। और फिर उसमें अलग है, इंडस्ट्री का अलग है, सर्विस सेक्टर का अलग है, सेकेंडरी, टर्शियरी और प्राइमरी सेक्टर आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में। तो कहने का मतलब कि कृषि पर जो निर्भरता है और उससे जो इनकम है उसमें काफी डिफरेंस है, ज्यादा लोग लगे हुए हैं, इनकम कम। उद्योग धंधों के विकास की भी बात करें तो बहुत पर्याप्त नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 30% है, और पॉपुलेशन भी उसमें लगभग 30% इन्वॉल्व है। तो अगर उद्योग धंधों का परसेंटेज बढ़ता है तो कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में बढ़ेगा, और ज्यादा लोगों को यह रोजगार दे पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो निर्धनता को भी कम करने में हेल्प। बात करें अगर हम, बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रेट है वो राइज किया 7.11% इन 20 फ्रॉम 5 to 7% इन 2019। ये ILO स्टैट का डाटा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्टैटिकल डिपार्टमेंट, रिपोर्ट बाय द सेंटर फॉर इकोनॉमिक डाटा एंड एनालिसिस बेस्ड ऑन द ILO स्टैट, कि 2020 में जो है लगभग 7.11% बेरोजगारी थी। यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन था हमारा, उस वर्किंग पॉपुलेशन में लगभग 7.25% के आसपास, 7.11% व्यक्ति जो है सो काम उनको नहीं मिल रहा, जो कि 2019 में 5.275% था। तो उससे उसकी तुलना में धीरे धीरे स्थितियां, और कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ा हाल के दिनों में, आपने कई सारे ऐसे फैक्ट और आंकड़े देखे होंगे। एक बात मैं और बता दूं, इन सब आंकड़ों में थोड़ा बहुत आपको भिन्नता मिलती है, ठीक है। तो मिलती है कि नहीं मिलती है, कई लोग अलग अलग तरीके से आंकड़ा देते हैं, किन्हीं का कुछ रहता है, किन्हीं का कुछ रहता है। तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं। हाँ हेलो सर। हाँ बताइए। वही सर, ये सभी डाटा थोड़ा हम लोग को पीडीएफ में उपलब्ध करा देते हैं। तो ये कहने की बात तो थी ही नहीं, मैं ऐसे भी क्लास खत्म होगा पूरा चैप्टर तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो कहने की बात ये है कि ये जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है या कोई भी डाटा, आपको थोड़ा बहुत अंतर के साथ मिलता है, ठीक है, कई तरह का। तो देखिए, मैं सब डाटा के पीछे आपको लिख दे रहा हूँ सोर्स कहाँ से मैंने लिया है, ठीक है। तो ये सारे सोर्स, ये सब तो आपको जीडीपी वाला तो सोर्स इकोनॉमिक सर्वे से लिया हुआ है, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। तो ये सारा चीज आप जरूर लिखिए कि आप वो डाटा किसका कोट कर रहे हैं, तो फिर वो आंसर परफेक्ट हो जाएगा। अगर डाटा आपका, नहीं तो फिर एग्जामिनर भी कंफ्यूज होगा कहाँ से क्या ले लिया, ठीक है। उसके अलावा सामाजिक कारण, अब निर्धनता में सामाजिक कारण क्या हो सकता है, बताइए आप लोग कोई भी। हाँ, सामाजिक कुरीतियां हैं, दहेज है, और उसके अलावा सर वही बहुत सारा रिचुअल्स है, फेस्टिवल्स है। हाँ, मतलब सामाजिक रूप से। हाँ, क्या बोल रहे थे, बताइए। महिलाओं को अवसर नहीं मिलना, लैंगिक असमानता जो है। बेसिकली इसमें जो मेन हम कहेंगे वो है कि हिंदू समाज या मुस्लिम समाज या जो भी समाज है वो कई सारे वर्गों में भी बटा हुआ है अपने यहाँ। तो एक तो वो छुआछूत, जात प्रथा, ये सब की समस्या एक जो है वो एक तो मेजर रीजन है। हालांकि आज के समय में बहुत हद तक इन समस्याओं से भारत जो है सो निदान पा चुका है। चाहे वो रंग भेद की नीति हो, कई सारे कंट्रीज में वो चलता है, अपने यहाँ नहीं है। तो दूसरा है कि अभी भी जो हमारी सोसाइटी है वो भाग्यवादी है, कई तरह से वो भाग्य को मानता है। तो एक तो आपको हो गया अपना जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है, उसको कह सकते हैं, ये एक थोड़ा सा रीजन। क्या बोले? हाँ, जाति आधारित जो व्यवस्था है बहुत हद तक इसको भी एक रीजन माना जाता है। उसके बाद आपका जो है सो भाग्यवादी होना, यानी कि
हम जो है सो धर्म वगैरह के आधार पर मानते हैं कि जो होना होगा होगा, तो हम बहुत दिल से कर्म नहीं करते। आप अगर वेस्टर्न थॉट्स को पढ़ें तो ज्यादातर वो लोग कहेंगे ये करिए, ऐसे पैसा कमाइए, ऐसे अपने आप को एनरिच कीजिए। ये ईस्टर्न थॉट जो हमारे हैं वो इन चीजों पे बहुत फोकस नहीं करते हैं, इकोनॉमी पे वो फोकस करते हैं मेंटल स्टेटस को बढ़िया करने की। हालांकि ये अलग बात डिबेट का है कि दोनों में कौन बढ़िया है, फिर मैं ये कह दूं और शायद हो सकता है कि मैं उस समय अलग विचार रखूं, लेकिन अभी हम लोग निर्धनता का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि भाग्यवादी विचार नहीं होना चाहिए, कर्मवादी विचार होना चाहिए और होना भी चाहिए। तो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं सही से। उसके अलावा अपने यहाँ बहुत तरह की प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, वो सारे भी आप लोग को जो है सो समाज में प्रभावित करता है। अब श्राद्ध का परंपरा है, विवाह में दहेज देने का परंपरा, इस तरह की चीज, तो ये सारी चीजें जो है सो कहीं ना कहीं निर्धनता का एक बहुत बड़ा रीजन बन के आता है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का भी अभाव जो है, अब सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का अभाव हम कहें तो एग्जैक्टली सरकार ने तो कई सारे स्कीम्स लॉन्च कर रखे हैं, लेकिन क्या वो स्कीम जो है, योजनाएं जो है वो धरातल पर पहुंच रही हैं वहां तक या नहीं। आप में से कई लोगों का ऐसा अनुभव होगा, ब्लॉक लेवल पे जाते हैं जब कोई योजना का लाभ लेने के लिए तो कितनी परिश्रम होती है, बहुत आसान नहीं होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सरकारों ने स्कीम बना रखा है, वो स्कीम जो भी कार्यक्रम है वो सही से लोगों तक पहुंचे। और कई बार इस स्कीम्स का जो है स्वरूप ऐसा होता है कि जो सही में निर्धन है उसके पास, अब जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो अनाज मिलता है, कई बार आप देखेंगे राशन कार्ड का अभाव है उन लोगों के पास जिनको जरूरत है, या और भी कई तरह की चीजें। बीपीएल का जो सूची बनती है तो कई बार आप देखेंगे बीपीएल की सूची में वैसे लोग आ जाते हैं जो कि अच्छी स्थिति में। तो इन चीजों का जो है सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का एक तो अभाव है, और जो है उसका भी सही बेनिफिशियरी नहीं है। शिक्षा पद्धति का दोष, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है अपने यहाँ कि जो शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ की है वो आर्थिक और सामाजिक विकास के अनुरूप नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि मनुष्य में आर्थिक आत्मनिर्भरता आए, उसका इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो उससे अच्छा हो, मतलब ऐसी सबलता उसमें आए। लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया। इसीलिए अब देखिए कि सीबीएसई वगैरह जो है अपने सिलेबस में सुधार कर रहा है, कह रहा है कि नहीं भाई हम सिलेबस ऐसा रखेंगे जिसमें स्किलिंग हो, बच्चे शुरू से ही कुछ कुछ सीखें। अब मान लीजिए कोडिंग का क्लास अभी से सीखेंगे या इस तरह की चीजें, तो स्किलिंग पर फोकस करते हुए अब रोजगार उन्मुखी जो शिक्षा है तो उसको जो है सो देने का बाद जो है रोजगारोन्मुख शिक्षा ये आवश्यक हो जाता है। नहीं तो फिर क्या शिक्षा लेकर के भी वो बैठा हुआ और ज्यादा वो क्या है, शिक्षा ले लिया, ग्रेजुएशन कर लिया तो वो छोटा काम करने के लिए इच्छुक भी नहीं होगा, और ग्रेजुएशन का बराबर वैल्यू जो एजुकेशन होना चाहिए वो भी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि वो और बेरोजगारी के क्षेत्र में चला जाता है। दूसरा भौगोलिक कारण है। अब अपने यहाँ की बात करें तो अपने यहाँ जैसे कि बाढ़ और सुखाड़ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बिहार की बात कीजिए तो इन चीजों का चर्चा तो जरूर कीजिए कि भाई बिहार में ये समस्या सबसे बड़ा है, बाढ़ सुखाड़ का अपने यहाँ। उसके अलावा कई प्रदेश ऐसे हैं जो पहाड़ी हैं, बंजर हैं, तो वहाँ पहाड़ी वगैरह कहीं सुनामी आता है। भूकंप का भी अपने यहाँ समस्या ये भी एक है अपने यहाँ। 2-3 जिले अपने 4-5 जोन में आते हैं, 5 जोन में आते हैं, कुछ जिले 4 जोन में आते हैं मैक्सिमम। तो ये सारी चीजें जो है आपको भौगोलिक रीजन जो है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि लोगों को समय समय पर इस प्रकार की आपदाओं को झेलना पड़ता है, और कहीं ना कहीं उसका जो है सो आर्थिक स्थिति विपन्नता जो है सो देखने को मिलती है। राजनीतिक कारण है, पॉलिटिकल विल अगर स्ट्रांग नहीं हो, या उसमें निरंकुशता हो, या फिर उसमें उदासीनता हो, तो उसके चलते वो जो लोग होते हैं वो सफर करते हैं। पारिवारिक दशाएं भी निर्भर करती हैं। मान लीजिए किसी के परिवार में संयुक्त परिवार, खास करके अपने इंडिया में बहुत कॉमन चीज, तो जो ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, वहां पर अब 4-5 लोग, 6 लोग हैं, कमाने वाला कोई अगर एक है, किसी को बीमारी हो गई और कोई समस्या है, शादी है, विवाह है, तो इसमें क्या है उसके पास कोई बचत नहीं हो पाता है, और वो हमेशा कर्ज लेकर के ही अपने घर के दायित्वों का निर्वहन करता है, और ऐसे में वो इन चक्रों में फंसता है। व्यक्तिगत कारण भी होता है। अगर कोई आदमी को मान लीजिए कितना इनकम है और कितना खर्च करना है उसका ज्ञान नहीं है, उसका वो सही से बैलेंस नहीं करता है, अगर किसी प्रकार का उसको लत है नशीली पदार्थ का, शराब सेवन का, वेश्यावृत्ति का, या किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन है, तो इन सब के कारण व्यक्तिगत रूप से भी व्यक्ति जो है अगर अर्न भी कर रहा है तो वो उसको बचाता नहीं है सही से, और वो गरीबी में जाता है। अन्य कई सारे और भी कारण होते हैं समाज में। समय के साथ कई बार महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है। आप देखते हैं कई बार पेट्रोल का दाम बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, या और भी चीजें, सामाजिक विघटन होता है। कई बार टेक्नोलॉजी वगैरह जो है उसमें चेंज हुआ, उसके चलते भी मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, कुछ हो गया। तो ये सारी बातें जो है आपको पॉवर्टी के काउज में आती हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है। सर स्वास्थ्य कारण भी तो हो जाएगा ना? हाँ, अन्य कारण इसलिए कुछ अपना लिख देना है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो हम लोग शुरू में डिस्कस किए ही हैं कि भाई गरीबी में अगर वो अपने हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, और जो पारिवारिक दशाएं में भी मैंने बताया, चाहे व्यक्तिगत कारण में भी हो सकता है कि उसको स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज है जिसके चलते वो काम नहीं कर पा रहा है, या कोई तो वो भी हो सकता है। आलसी प्रकृति का आदमी हो तो वो भी हो सकता है। स्वास्थ्य की दशा ऐसी हो कि काम करने में उसमें डाटा तो देना अनिवार्य है। हाँ हाँ, अगर डाटा नहीं थी तो गलत हो सकता है क्या? डाटा दीजिएगा तो आपका आंसर स्ट्रांग होगा।
अगर आपको मान लीजिए बेरोजगारी में तो डाटा अनिवार्य हो ही जाता है, जरूरी है। अगर मान लीजिए अगर आप गरीबी का कारण लिख रहे हैं, इसमें कहीं भी आपको बुक्स में डाटा दिखता नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि जहां जहां डाटा, अब इस सब जो फैक्टर जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसमें तो बहुत डाटा नहीं बनेगा, लेकिन जिन फैक्टर में डाटा बन सकता है वहां डाटा दीजिए। आपका आंसर निश्चित रूप से, यदि एग्जामिनर आपको 20 नंबर देने का मूड बनाया है तो वो 25-26, और ये बहुत बड़ा गैप है, 2 नंबर 1 नंबर से लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, मेरे पास 2-3 स्टूडेंट ने ऐसा अपना कार्ड भेजा है, 2 नंबर से एक लड़के का फाइनल सिलेक्शन छूटा है इंटरव्यू में, उसको मात्र 60 नंबर मिला था। जी सर। इसीलिए आप लोग इस चीज को ध्यान रखें कि आप अपने आंसर को एकदम बेस्ट करने का प्रयास। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब निर्धनता के कारण से जुड़े हुए कुछ सिद्धांत है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। माल्थस की थ्योरी है, चाहे कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, जॉर्ज की थ्योरी है। तो माल्थस का सिद्धांत आपने पढ़ा है? माल्थस का सिद्धांत किसी ने? क्या है माल्थस का सिद्धांत, कोई बताएंगे हमको? जिस अनुपात से जनसंख्या बढ़ता है उस अनुपात से आर्थिक संसाधन होते हैं वो नहीं बढ़ पाते हैं। जिस अनुपात में, क्या कहा आपने? जैसे जनसंख्या है, हाँ, जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ती है, हाँ गुणात्मक तौर पर बढ़ता है। हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसको कहते हैं। संसाधन है गुणात्मक तौर पर नहीं बढ़ता। यानी इन्होंने 2 पॉइंट रखा, एक जनसंख्या और एक संसाधन, या जो भी रिसोर्सेज है या जो भी संसाधन। ठीक है, और इन्होंने कहा जनसंख्या जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ज्योमेट्रिक जीपी एपी जीपी पढ़ते होंगे आप लोग। गुणात्मक वृद्धि जिसको हम लोग कह सकते हैं, या गुणोत्तर वृद्धि कहते हैं हम लोग। गुणा में बढ़ना, गुणोत्तर वृद्धि मतलब गुणा में बढ़ना। गुणा कहने का मतलब जैसे 1 दूनी 2, फिर 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, डबल के रेशियो में 16 दूनी 32, ये गुणात्मक वृद्धि हो गया। हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुड। और दूसरा हो जाता है आपका, ये जो संसाधन है वो एपी में बढ़ता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग इसको कहते हैं। समांतर वृद्धि, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर वृद्धि जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद। तो अब जैसे कि जनसंख्या जो है इनके हिसाब से जो 1 थी वो 6वें पैदान पर 1 2 3 4 5 6 32 हो गई, 32 गुना हो गई करीब। और जो हमारे संसाधन थे जो 1 थे वो 6ठे पैदान पर 6 गुना हो गए। तो कितना का गैप हो गया, कितने गुने का गैप? स्टार्ट दोनों सेम पॉइंट से किए थे, लेकिन 6ठे पैदान पर जाते जाते डिफरेंस आप देख। तो यही इनका कहना है माल्थस साहब का, कि माल्थस कह रहे हैं कि निर्धनता जो है, अगर उसको आपको समझना है तो आपको जनसंख्या की वृद्धि और खाद्यान्न का जो उपज है, खास करके संसाधन में उन्होंने खाद्यान्न का उपज वगैरह का जिक्र किया है, उसके क्रम को समझना हो। माल्थस का जो एक अनुमान है कि 225 वर्षों में जो जनसंख्या है वो 256 गुनी होगी। 225 वर्षों में, 225 वर्षों का अगर हम रेंज देखें तो जनसंख्या जो हो जाएगी 200, यदि 1 से शुरू हुआ है मान लीजिए, तो 1 से शुरू होकर के जनसंख्या जो है वो आपको 256 गुना हो जाएगा, 256 टाइम। और जो संसाधन है वो आपका 9 गुना होगा, 9 टाइम। तो कितना का अंतर हो जा रहा है आप। इसीलिए माल्थस साहब कहते हैं, हाँ, इसीलिए माल्थस साहब कहते हैं कि जनसंख्या का नियंत्रण सबसे जरूरी है। अगर नहीं होगा तो अगर खाद्यान्न नहीं बढ़ रहे हैं, संसाधन नहीं बढ़ रहे, जनसंख्या बढ़ रही है, तो बाद में क्या उसका परिणाम हो? भुखमरी हो जाएगी, खाने के लिए मिलेगा नहीं। कई सारे कंट्री में देखने को मिलता है, भुखमरी हो जाएगी, बेकारी हो जाएगी, और इसके बाद जो है अल्टीमेटली वो जनसंख्या का फिर ह्रास होना शुरू होगा, लोग मरना शुरू करेंगे, फिर प्रकृति उसको बैलेंस करेगी और लेकर के फिर वहां पर लेके आएगी 1-1 पर। यहाँ की संसाधन भी 1 और जो है सो जनसंख्या भी 1। तो ये माल्थस साहब का सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा। दूसरा कार्ल मार्क्स साहब का भी एक सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट। बता सकते हैं कोई, अगर किसी को आइडिया हो? सर, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत मुख्यतः पूंजीवाद पे आधारित है। हाँ, वेरी गुड। ये कहते हैं पूंजीवाद और आर्थिक शोषण, यही जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के आधार पर जो है सो ये गरीबी को बढ़ावा देता। और आप समझ रहे हैं दोनों टर्म को, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। कहने का मतलब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिज्म है, कैपिटल इकोनॉमी है। हमारे यहाँ जो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट होता है उसमें कैपिटल इकोनॉमी है, या फिर सोशल इकोनॉमी है, सोशलिस्ट वाला, या फिर मिक्स्ड है। तो अपने इंडिया में तो मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोग मानते हैं, कुछ कंट्री है जो कैपिटल इकोनॉमी वाले ही हैं। तो कहते हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होते हैं वहां पूंजीपति का हमेशा से क्या गोल रहता है, पूंजीपति चाहता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लाभ के चक्कर में वो क्या करता है, शोषण करता है लोगों का। किसका? तो जो उसके श्रमिक हैं। चूंकि यहाँ 2 वर्ग होते हैं, एक श्रमिक वर्ग होता है और एक पूंजीवादी वर्ग, जो नियोजक वर्ग या मालिक वर्ग जो कहें आप, वो होता है। तो ये श्रमिक वर्ग का ज्यादा से ज्यादा शोषण करेंगे, तो इससे क्या होगा, श्रमिक वर्ग निरंतर गरीब होता जाएगा, गरीबों की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। तो मार्क्स साहब का ये जो सिद्धांत है, इसके आधार पर वो थोड़ा इसको रेडिकल थॉट भी मानते हैं हम लोग। इसको दूर करने के लिए वो रेडिकल थॉट्स देते हैं, विचारधारा उनका थोड़ा स्ट्रांग है यहाँ पर।
जिसको कि बहुत सारे कंट्रीज या बहुत सारे लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते। हाँ सर, इसमें ये भी तो बात है कि पूंजीवादी व्यवस्था में संसाधनों का उपयोग ज्यादा तेजी से होता है, उससे पूरे समाज में समृद्धि आती है, इसका ये भी तो एक्सपेक्ट है। जबकि साम्यवादी व्यवस्था में संसाधन का उपयोग नहीं होता है तो सभी लोग एक साथ गरीब होते रहते हैं। ये एस्पेक्ट है, ये एस्पेक्ट है। समानता का सिद्धांत देता है, समानता की गारंटी देता है, लेकिन समृद्धि की गारंटी तो साम्यवादी सिद्धांत नहीं देता है। वो तो कहता है समानता लाएंगे, समृद्धि की बात नहीं है वहाँ। हाँ देखिए, अब ये यहाँ पे हम लोग हालांकि पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के डिस्कशन में नहीं जाएंगे, लेकिन एक जो मैं छोटा सा आइडिया आपको बता रहा हूँ। देखिए, पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट जो आपने कहा कि भाई समय के साथ वो समृद्धि लाता है, और साम्यवाद जो है समानता लाने का प्रयास। नजरिए का फर्क है। साम्यवादी कहता है कि भाई पैसा जरूरी है, कि सब लोग एक जैसा जीवन जिए वो जरूरी है। पूंजीवाद कहता है कि नहीं, देश की आर्थिक इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ये बात भी सही है, लेकिन अगर उसका लाभ उन लोगों को ना मिले जो उसमें सहयोगी हैं, तो फिर वो भी दिक्कत है। इसलिए दोनों में बैलेंस की जरूरत है, मिक्स्ड अप्रोच का जो हम लोग कॉन्सेप्ट, और गांधी जी इसीलिए ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। तो इस डिस्कशन में भी हम लोग नहीं चलेंगे। बस यहाँ पे हमने बताया कि निर्धनता का कारण जो मार्क्स साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि पूंजीवाद और आर्थिक शोषण जो ये निर्धनता का मूल, ठीक है। उसके बाद जैसे एक हेनरी जॉर्ज का भी सिद्धांत कॉन्सेप्ट आता है। हेनरी जॉर्ज ने अपनी एक बुक लिखी थी आपको, प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी। ये बुक उन्होंने लिखा था इसी के लिए, एक तरह से गरीबी और भी जो इश्यूज थे उनको देखते हुए। और उनके अनुसार जो निर्धनता का मूल कारण था वो भूमि पर व्यक्तियों का एकाधिकार। ठीक है, भूमि पर एकाधिकार कहने का मतलब समझ रहे हैं कि जो कुछ ही लोग हैं उन्हीं के पास सारी की सारी जमीन जो है वो पड़ी हुई है। और अपने यहाँ जैसे कि फिर सरकार जब आजादी हुई, तो उसके बाद सरकार ने जो है सो इस भूमि के एकाधिकार को समाप्त करते हुए आपको जो है सो जमींदारों को उनकी जमींदारी प्रथा हटाया। फिर उसके बाद संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद भूदान आंदोलन और कई सारी चीजें आप हिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे। तो उनका कहना है कि भाई अगर समाज में भूमि पर एकाधिकार नहीं हो किसी व्यक्ति विशेष का, वर्ग विशेष का, तो गरीबी जो है सो कम हो सकती है। क्योंकि भूमि सबके पास रहेगी तो हर कोई उपज करेगा और अपने स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। आज के डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, चीजें समान समय के साथ बदल रही हैं, और भी कई सारे सिद्धांत है, आप इसको नेट वगैरह से भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये कुछ मूल सिद्धांत हैं जो कि गरीबी के मायने में बार बार आपको देखने को मिले। अब अगर हम बात करते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ता है व्यक्तिगत निर्धनता का यदि प्रभाव की बात करें, क्या इम्पैक्ट होता है हमारा व्यक्तिगत रूप से, सोसाइटी में क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक तो है उसका व्यक्तिगत हानि। अब व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित करेगा निर्धनता? निर्धनता के कारण ना तो उसे प्रॉपर शिक्षा मिल पाएगी, ना ही उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो उसके कारण जो आउटकम है वो बहुत कम निकलेगा। साथ ही साथ जो उसका रहने का है हो जाएगा। जीवन मूल्यों का उसका ह्रास होगा, स्वास्थ्य उसका जो है सो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो अपने इलाज वगैरह नहीं करवा सकता। ऐसी स्थिति में अपने आश्रितों का अशिक्षा की स्थिति हो सकती है। ठीक है, भुखमरी, बेरोजगारी, इस सब स्थिति जो है सो, तो व्यक्तिगत हानि ये हो गया, उसका व्यक्तिगत स्तर पर उसका जो है सो लॉस। उसके बाद जो है सो आपको आर्थिक पर निर्भरता होगी उसकी, क्योंकि वो गरीब है। तो ऐसी स्थिति में जब भी उसको कोई काम करना होगा तो उसको दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा, कई बार कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज लेने के बाद वो फिर कर्ज के चक्कर में, सूदखोर के चक्कर में, कर्जदार के चक्कर में पड़ता है, और पूरा जीवन उसका जो है कष्टमय हो जाता है। फिर उसी कर्जदार के चक्कर में आकर के आपको बंधुआ प्रथा वगैरह जो आपने सुना होगा, बंधुआ सिस्टम, इन सब में वो फंस जाता है, जहां पर कि एक बार कर्ज लिया तो वो मालिक कहता है कि भाई तुम हमारे यहाँ ही काम करो। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि धीरे धीरे उसका पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें इन्वॉल्व होते रहा। अशिक्षा जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अगर निर्धनता बहुत व्यापक हो तो फिर व्यक्ति शिक्षित होना नहीं चाहेगा, पहले उसको पेट भरने की आवश्यकता है, शिक्षा उसके लिए सेकेंडरी फैक्टर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है निर्धनता का ये प्रभाव समाज पर भी देखने को मिलता है, व्यक्तिगत स्तर पर भी अशिक्षा का प्रभाव देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कई तरह की देखने को मिलेगी, कुपोषण हो सकता है, उसकी जो है सो जैसे ब्लड की कमी हो गई, आपको बीमारी हो गया, किसी भी प्रकार का उसको जो चिकित्सीय लाभ नहीं मिलेगा। चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मदर मोर्टिलिटी रेट, ये सारी चीजें बढ़ने में आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। प्रसूति अवस्था में जो महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए, अगर वो सही से नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो बच्चे भी जो है वीक निकलेंगे। तो ये एक ब्रॉड इम्पैक्ट डालता है, बड़ा प्रभाव डालता है एक जो है सोसाइटी पर, स्वास्थ्य संबंधित समस्या। गरीबी का कई सारा जगह पर इम्पैक्ट है, आप जानते हैं। अपराध वगैरह भी बहुत कॉमन हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वो क्या चाहेगा कि कम से कम उसका पेट भरे। अगर वो नहीं भर पाएगा सीधे तरीके से, तो चाहेगा चलो किसी का पैसा छीन लेते हैं, किसी घर में चोरी कर लेते हैं। और इससे क्या होगा, धीरे पहले पैसा छीनेगा, चोरी करेगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि वो आपको बड़ा क्रिमिनल भी हो सकता है। अपराध के दलदल में धंसता चला जाएगा, एक बड़ा क्रिमिनल भी हो सकता है। भिक्षावृत्ति वगैरह भी इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आता है गरीबी का।
अगर समय से उसको ना मिले। बाल श्रम, ये भी एक बहुत बड़ा इशू बनता है। अगर मान लीजिए घर में मदर फादर के पास बहुत अच्छा इनकम नहीं है, तो वो चाहते हैं बच्चे को काम पे लगा दें, और लोग बच्चे को काम पर रखना चाहते हैं क्योंकि उनको पैसा कम देना पड़ता है। बच्चा एक ऐसा वर्कर होता है जिसको वो डांट डपट के जितना चाहे काम करा ले, बच्चा बेचारा चुपचाप दिन रात काम करेगा, बिना सोए बिना थके, उसके पास एनर्जी भी ज्यादा होती है। वो, उसकी शादी नहीं हुई है तो वो अपने घर जाने के लिए छुट्टी भी नहीं लेने के लिए हल्ला करेगा। कहने का मतलब बाल श्रम जो है एक बहुत अच्छा श्रम माना जाता है। कई जगह ऐसी जगह जहां पर कि एडल्ट वर्कर की जरूरत नहीं है, कप प्लेट धोना हो या छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योगों में, तो ऐसे में बाल श्रम का जो प्रोत्साहन होता है, क्योंकि गरीबी जो है उसको धकेलती है। प्रोस्टिट्यूशन वगैरह भी कॉमन जो है फैक्टर बन के उभर के आता है। गरीबी के कारण जो है सो लोग इस प्रकार के कुरीतियों में अपने आप को धकेलते हैं। सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता, अगर मान लीजिए समाज में गरीबी है बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, लोग अस्थिर माइंडेड होंगे, उनमें विश्वास नहीं होगा, उनको अपने सरकार में भी विश्वास नहीं होगा, तो राजनीतिक अस्थिरता भी होगी और सामाजिक अस्थिरता, लोग लूटपाट करेंगे, कई प्रकार की क्रांति होती है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, गरीबी वगैरह या जो श्रमिक वर्ग होता है उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, तो फिर वो क्रांति वगैरह के रूप में ले लेता है। तो इस तरह की चीजें जो है निर्धनता के रूप के प्रभाव के रूप में हम लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में, आज तो हम लोग का टाइम निकल गया है कुछ ज्यादा ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग गरीबी का जो कितना पैरामीटर है, क्या है, ये सब हम लोग देख लेंगे, और जो स्कीम है अपना पॉवर्टी से रिलेटेड उसको देखेंगे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, उपादान समुदाय अधिनियम में हम लोग जो उपादान का गणना करते हैं, उसमें एक जगह तो है कि जितने वर्ष की सेवा है उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है बुक में, तो 6 माह से अधिक की सेवा वो 1 वर्ष काउंट करेंगे। हाँ, वो तो सर 1 वर्ष की निरंतर सेवा 6 माह की सेवा हुई नहीं, तो उसको काउंट कैसे करेंगे? 240 दिन होगा तब तो उसको 1 वर्ष का सेवा। नहीं, 240 दिन जो है ना वो वहां पर है जहाँ 5 साल पूरा नहीं हुआ है। 5 साल पूरा होने के बाद, ठीक है, उसके बाद 6 महीने कोई, अगर 6 महीने से ज्यादा होता है तो उसको 1 ईयर काउंट करके फिर काउंट करते हैं। सर